10वीं कक्षा की विज्ञान विषय की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शैलेश और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 15 हमारा पर्यावरण और उसका भाग 2। भाग 1 में हमने पर्यावरण के बारे में पढ़ा और वहां पे हमने सीखा था कि किस तरीके से पारितंत्र का निर्माण होता है और किस तरीके से पारितंत्र में जैव एवं अजैव घटक अनोन्य क्रियाएं करके संतुलन बनाए रखते हैं। वहां पे हमने आहार आहार श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि उससे विभिन्न प्रकार के पोषक स्तर का निर्माण होता है और हमने ये भी देखा कि विभिन्न पोषक स्तरों में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और वो ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय ही था और पर्यावरण में सबसे अधिक जीवों की संख्या प्रथम पोषक स्तर में हमने देखी। वो जीव अजैव घटकों के साथ मिलकर आपस में अनोन्य क्रियाएं करते रहते हैं और उन अनोन्य क्रियाओं के प्रभाव से हमारे पर्यावरण प्रदूषित भी हो सकता है। तो आज इस अध्याय हमारे पर्यावरण के भाग 2 में हम पर्यावरणीय प्रदूषण और उससे किस तरीके से हम निपट सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज के अध्याय की शुरुआत करते हैं। आज के इस अध्याय में हम सीखेंगे पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव का विश्लेषण, जैव निम्नीकरणीय एवं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, ओजोन परत का बनना और उसका ह्रास किस प्रकार होता है और कचरा प्रबंधन। शुरुआत हम करेंगे पर्यावरण से ही। पर्यावरण के बारे में हमने पहले चर्चा की थी कि परि और आवरण दो शब्दों से मिलकर बनता है पर्यावरण और वो हमारा पर्यावरण कैसा है उसके बारे में कुछ बातें हमने पहले सीखी थी, उससे आगे आज बढ़ते हैं। तो हमने वहां पे देखा था कि पर्यावरण मनुष्य को प्रभावित करता है और सिर्फ मनुष्य को ही नहीं, पर्यावरण उसके अंदर विभिन्न जीवों को प्रभावित करता है और सिर्फ पर्यावरण ही नहीं, जीव भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। जैसे आप गर्मी और सर्दी के बारे में सोच सकते हैं। पर्यावरण में जब तापमान अधिक होता है तो हमें गर्मी महसूस होती है और जब तापमान कम हो जाता है तो हमें सर्दी महसूस होती है, ठिठुरन महसूस होती है। ऐसे ही बारिश और बहुत सारी चीजें पर्यावरणीय बदलाव होते रहते हैं। तो इस तरीके से वो हमें प्रभावित कर रहा है, परंतु हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। जैसे यहाँ पे आप चित्र के अंदर देख सकते हैं, कचरा फैला हुआ है नदी के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पानी जिसको हम पीने के काम में लेते हैं, नहाने के काम में लेते हैं और दूसरे कार्यों में इसका उपयोग होता है, तो क्या ये जल अब उन सब कार्यों में उपयोग किया जा सकता है? संभवतया आपका उत्तर यहाँ पे होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारी क्रियाओं ने, हमने कुछ क्रियाएं की, उसके कारण यहाँ पे ये पानी प्रदूषित हो गया। हमने यहाँ पे गंदगी डाली, कचरा डाला, जिसके कारण ये प्रभाव इस पानी के ऊपर हुआ है। सिर्फ पानी पे ही नहीं, हवा में भी और ध्वनि प्रदूषण भी, इसी तरह के बहुत सारे प्रदूषण होते रहते हैं। तो उन्हीं समस्याओं के बारे में आज इस अध्याय में हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह के प्रदूषण हम कर रहे हैं। और यह पर्यावरणीय प्रदूषण सिर्फ धरती और पानी तक ही सीमित नहीं है, हवा में भी होता है। हम कोई चीज़ें जलाते हैं तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जहरीली गैसें उत्पन्न होती हैं, जो श्वास जब हम लेते हैं तो हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है, हमें संक्रमित करती है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा अम्लीय वर्षा के बारे में, जो कि हवा में अम्ल की अधिकता के कारण होती है और विभिन्न प्रकार के भवनों को वो नुकसान पहुंचाती है। और ऐसी ही अनेकों क्रियाएं हम करते हैं जिसके कारण पर्यावरण के अंदर प्रदूषण होता है और वो पर्यावरण जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, उसको हम जाने और अनजाने वश बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। पर्यावरण के अंदर ऐसी बहुत सारी गतिविधियां होती रहती हैं जो हमें अनेकों प्रकार से सुरक्षा प्रदान करती है। उसमें से एक है ओजोन परत। ये ओजोन परत क्या है? तो देखिए, पृथ्वी के चारों ओर ओजोन गैस की एक परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। सूर्य से जो प्रकाश आता है उसमें से आपको पता होगा कि कुछ अवरक्त प्रकाश होता है, कुछ पराबैंगनी प्रकाश होता है और कुछ दृश्य प्रकाश होता है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अवरक्त प्रकाश के कारण हमें गर्मी महसूस होती है और पराबैंगनी प्रकाश, पराबैंगनी किरणें जो कि हमारे लिए बहुत हानिकारक होती हैं, उनको ओजोन के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। अब ये ओजोन परत हमने जैसे यहाँ पे देखा कि पृथ्वी के चारों ओर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पृथ्वी है और इसके चारों तरफ ओजोन की एक परत बनी हुई है, जो कि सूर्य से आने वाली किरणों से हमारी रक्षा करती है। यहाँ पे ये अवशोषित कर ली जाती है, जिसके कारण सिर्फ अवरक्त प्रकाश या दृश्य प्रकाश ही हम तक पहुंच पाता है। ये किरणें हम तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से हम यहाँ पे सुरक्षित रहते हैं।
तो पराबैंगनी किरणें क्या हमारे लिए इतनी हानिकारक हैं और इससे क्या हानियां हो सकती हैं? तो देखिए, पराबैंगनी किरणों से त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद और दूसरी बीमारियां हमें हो सकती हैं, और सिर्फ हमें ही नहीं, बाहरी तंत्र के अंदर दूसरे जीव जैसे कि पौधे भी होते हैं, तो ये पराबैंगनी किरणें पौधों का भी नाश कर सकती हैं। तो इसलिए पराबैंगनी किरणें अगर पृथ्वी पर पहुंचे तो काफी ज्यादा नुकसान जीवन को यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे ओजोन परत उन सबको अवशोषित करती है। मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। तो ये तो बात हुई कि ओजोन परत हमारी रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से। परंतु ये ओजोन क्या है और किस प्रकार बनती है? तो देखिए, ओजोन जो है वो एक ऑक्सीजन का ही एक रूप है। ऑक्सीजन हम जानते हैं कि O2 जो कि ऑक्सीजन होती है, हम प्राणवायु जिसको कहते हैं, और उसके साथ एक और ऑक्सीजन अगर मिल जाती है तो ये O3 हो जाता है, जिसे हम ओजोन कहते हैं। परंतु इस O2 के साथ ये एक और ऑक्सीजन का अणु किस प्रकार मिलता है, ये यहाँ पे क्यों नहीं मिल पाता? हमारे जो वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन है जिसके दो अणु हैं, ये पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में अपने ऑक्सीजन के अलग अलग अणुओं के अंदर टूट जाता है, और इस प्रकार से यहाँ पे एक और ऑक्सीजन का अणु मिलके बनाता है O3, जिसको हम ओजोन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओजोन का ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, एक ऑक्सीजन का अणु, दूसरा और ये तीसरा। तो इस तरीके से ओजोन गैस का निर्माण होता है। देखिए, जो ऑक्सीजन है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी, क्योंकि प्राणवायु हम जिसको कह रहे हैं, होती है, और ओजोन उससे ऊपर की तरफ पाई जाती है, जो कि मुख्य रूप से समताप मंडल में पाई जाती है, और ये बहुत ही विषैली होती है। परंतु यहाँ पे हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमसे बहुत ऊंचाई के ऊपर समताप मंडल के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ तक आपको ओजोन के निर्माण के बारे में कुछ समझ आ गया होगा। तो अब बारी है आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न की। तो यहाँ पे सामने आपको अभ्यास प्रश्न दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके उस अभ्यास प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर है, आप नोट कर सकते हैं। ओजोन परत जिनकी मदद से बनता है, तो ओजोन के लिए हमने पढ़ा था ऑक्सीजन के 3 अणुओं की जरूरत पड़ती है। परंतु सिर्फ ऑक्सीजन के अणुओं से ही ओजोन नहीं बन पाती, उसके लिए एक और चीज की जरूरत थी, और वो थी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें। तो यहां पे अगर देखा जाए तो हमें ए और बी इन दोनों की जरूरत होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, ए और बी दोनों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि शुरुआत में हमने देखा था कि मानव अपने क्रियाकलापों द्वारा जाने और अनजाने वश पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। नुकसान होना या किसी चीज का खत्म होना ही ह्रास होता है, और ओजोन का भी ह्रास यहाँ पे हो रहा है। कैसे पता चला? 1985 के अंदर अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई, जिसे ओजोन छिद्र कहते हैं। तो यहाँ पे ओजोन छिद्र, जहां पे कमी होगी तो वहां से पराबैंगनी प्रकाश नीचे पृथ्वी पर आ सकता है, जिसके कारण पृथ्वी के ऊपर जीवों को नुकसान हो सकता है। और 1985 के अंदर जो ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई, उसके ऊपर रिसर्च की गई, और यह पता चला कि इसका जो मुख्य कारण था वो था मानव द्वारा बनाए गए संश्लेषित रसायन फ्लोरोक्लोरोकार्बन, जिसको हम CFC भी कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएफसी कई बार एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इसकी फुल फॉर्म भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो सीएफसी का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि एक संश्लेषित रसायन है, उसके कारण वो ओजोन के साथ क्रिया करता है और उसको नष्ट कर देता है। तो 1987 के अंदर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको UNEP भी कहते हैं, उसमें सीएफसी उत्पादन को 1986 के स्तर पर, जो 1986 का स्तर था, जो सीएफसी का उत्पादन था, उस पर रखने का फैसला लिया गया। परंतु आगे चल के कुछ समय बाद इस सीएफसी को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, और अब सीएफसी का उत्पादन लगभग ना के बराबर होता है, और अब ओजोन परत की मोटाई पहले के मुकाबले बेहतर है। तो यहां तक हमने ओजोन के निर्माण, उसके ह्रास और उसको किस प्रकार से संरक्षित किया गया उसके बारे में समझा। अब बारी है एक अभ्यास के प्रश्न की। तो यहाँ पे प्रश्न है, सीएफसी का क्या अर्थ होता है? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था सीएफसी का क्या अर्थ है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: साइक्लोफ्लोरीन धनायन, क्लोरोफ्लोरीन क्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और धनायन पर कार्यात्मक श्रृंखला। तो चारों में से कौन सा उत्तर सही है? तो देखिए, यहाँ पे सही ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था, हमारी कुछ गतिविधियां पर्यावरण को प्रभावित करती हैं।
जीवन यापन के लिए हम दूसरी चीज़ों के ऊपर निर्भर रहते हैं, उनका उपयोग करते हैं और उपयोग के उपरांत जो बची हुई चीज़ें हैं, उसको हम या तो फेंक देते हैं या हम कहीं पे एकत्र करते हैं। तो उपयोग होने के बाद जो चीज़ें बच जाती हैं, उनको हम अपशिष्ट कहते हैं या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कचरा, जिसका कोई उपयोग हमारे सामने नहीं होता। और ये कचरा हमारे पर्यावरण के लिए बड़ी समस्या हो सकती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉलीथीन की बहुत सारी थैलियाँ यहाँ पे होती हैं। आप पानी की बोतल पी के उसको फेंक देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलीथीन के बहुत सारे बैग्स यहाँ पे रखे हैं जिसको हम सामान लाना ले जाने के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देखिए चलो ये चीज़ें थी और यहाँ पे इन सब चीज़ों को जला दिया गया। अब जलाने से वो जो सॉलिड वेस्ट था, जो बोतलें थी, प्लास्टिक था या और दूसरा कचरा था, वो तो नष्ट हो गया। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि वो चीज़ें तो खत्म हो गई हैं, परंतु वायुमंडल के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हानिकारक गैसें मिक्स हो रही हैं, जो कि जीवों के लिए बहुत हानिकारक हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये कचरा हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। परंतु कचरा एक प्रकार का नहीं होता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम उपयोग करते हैं और वो कुछ समय के बाद अपने आप नष्ट हो जाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हमें नष्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे कचरे को हम 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक जैव निम्नीकरणीय और दूसरा है अजैव निम्नीकरणीय। निम्नीकरणीय यहाँ पे इस शब्द को समझते हैं, निम्नी जिसको छोटे हिस्सों में तोड़ा जा सके, करणीय जिसको तोड़ा जा सके। तो जिसको छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ा जा सके उसको हम कहते हैं यहाँ पे निम्नीकरणीय। और जैव निम्नीकरणीय का मतलब जो जीवों द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा छोटे-छोटे टुकड़ों में अपघटित किए जा सकें, उनको हम कहते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। उदाहरण के लिए फल, सब्जियों के छिलके, कागज़, सूती कपड़े आदि। आपने देखा होगा कि जब आप फल कोई भी फल आपने खाया या सब्जियाँ आपने खाई, उसके छिलके वगैरह या फलों के छिलके आप फेंक देते हैं। कुछ दिन के बाद वो मिट्टी में मिलते हैं और अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। वो नष्ट किए जाते हैं जीवों द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा, उनके अपघटन के द्वारा। ऐसे ही कागज़ और सूती कपड़े भी कुछ समय के बाद आप देखेंगे, अगर मिट्टी में पड़े रहते हैं तो उनका भी अपघटन हो जाता है। इसके विपरीत अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, तो वो पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं किए जाते, ये पदार्थ सामान्यतया इनर्ट होते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीव जिसको अपघटित नहीं कर पाएगा, अपघटित नहीं होंगे तो वो पड़े रहेंगे और पड़े भी लंबे समय तक रहेंगे। इस प्रकार वो अक्रिय हो जाते हैं या हम इंग्लिश में कहें तो इनर्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए पॉलीथीन, प्लास्टिक, धातु, कांच, संश्लेषित रेशे आदि। आपने देखा होगा प्लास्टिक की पॉलीथीन या प्लास्टिक की बोतलें लंबे समय तक पड़ी रहेंगी जमीन के अंदर। आज से 20-30 साल पहले भी नीचे गई थी तो वो आज भी वैसी की वैसी स्थिति में पड़ी हुई मिलेंगी। पॉलीथीन का कचरा बहुत ही ज़्यादा हो चुका है क्योंकि बहुत ज़्यादा इनका हम उपयोग करते हैं। तो उस वजह से ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थों द्वारा नष्ट नहीं किए जाते तो लंबे समय तक पड़े रहते हैं। ऐसा ही हाल कुछ धातु या कांच की बोतलें या कांच से गिलास टूटे हुए मिलते हैं, संश्लेषित रेशे, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आप देख रहे हैं, जो मोबाइल फ़ोन या आपके रेडियो वगैरह, टीवी वगैरह खराब हो जाते हैं, उनको भी हम फेंक देते हैं। तो ये सारे के सारे जो पदार्थ होते हैं, वो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। चलिए अब इसके बारे में और थोड़ा-सा विस्तार से चर्चा करते हैं कि किस प्रकार जीव उन पदार्थों का, जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का अपघटन करते हैं और किस प्रकार अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का अपघटन होता है। पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का। तो देखिए हमने बात की कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। सूक्ष्म जीव एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थों को छोटे-छोटे घटकों में तोड़ देते हैं। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं। विशेष प्रकार के पदार्थ के पाचन अपघटन के लिए विशेष प्रकार के एंजाइमों की आवश्यकता होती है। अलग अलग तरह के एंजाइम अलग अलग के पदार्थों का अपघटन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सूक्ष्म जीव, बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं। आपने देखा होगा कि अपने खेत के अंदर या खेत के आसपास कंपोस्ट बनाई जाती है कि कुछ पदार्थों को, जैसे छिलके वगैरह हो गए या आपने जो फल खाए वो डाल दिए या और भी पत्ते वगैरह, इस तरह की चीजें गला सड़ा दी जाती हैं और इस प्रकार से वहां पे खाद का निर्माण होता है जिसको आप अपनी उन्नत खेती के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा एंजाइमों की सहायता से उन पदार्थों का अपघटन कर दिया जाता है और इस तरह के पदार्थ हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। परंतु अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, उनका अपघटन कैसे होगा वो भी देखते हैं।
अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ जैसे मैंने आपको बताया कि लंबे समय तक, क्योंकि जीव तो उसका अपघटन कर नहीं पाएंगे, कोई एंजाइम उनके ऊपर काम करेंगे नहीं कि उसको नष्ट कर दे या मिट्टी जैसा बना दे या खाद में बदल दे, ऐसा कुछ होगा नहीं। तो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ यही कारण है कि लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। ये पदार्थ भौतिक प्रक्रम जैसे कि ऊष्मा तथा दाब के प्रभाव द्वारा प्रभावित होते हैं। लंबे समय तक धूप में पड़े रहने से आपने देखा होगा कि प्लास्टिक की चीजें कुछ समय के बाद खराब होना शुरू हो जाती हैं, और उसके अलावा यदि उनको गर्म किया जाए या दाब डाली जाए तो इस प्रकार से भी उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। परंतु छोटे छोटे टुकड़ों में टूट तो जाते हैं, अगर वो सामान्य छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं तो भी पर्यावरण के अंदर लंबे समय तक बने रहेंगे। और अगर उसको किसी तरह से गर्म करके या किसी दूसरे तरीके से हम छोटे और टुकड़ों में तोड़ते हैं तो भी पर्यावरण के अंदर विषैली गैसें छूट सकती हैं। तो इस कारण से वहां पे प्रदूषण होता है, और यही कारण है कि पर्यावरणीय प्रदूषण का मुख्य कारण अजैव न्यूनीकरणीय पदार्थ ही बनते हैं। तो जैव न्यूनीकरणीय और अजैव न्यूनीकरणीय पदार्थों के बारे में यहाँ तक हमने समझा। अब बारी है एक अभ्यास के प्रश्न की, और ये है आपका प्रश्न। निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? आपके सामने यहाँ पे 4 समूह हैं: घास, पुष्प, चमड़ा, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस, और चौथा ऑप्शन है केक, लकड़ी एवं घास। इनमें से बताना है कि किस समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप उत्तर लिख सकते हैं। इसका सही उत्तर है घास, पुष्प तथा चमड़ा। ये वो चीजें हैं जिसको जैव निम्नीकरणीय पदार्थों द्वारा अपघटन किया जा सकता है। चलिए अब आगे और बढ़ते हैं। तो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का लंबे समय तक पर्यावरण में पड़ा रहना नुकसान करता है पर्यावरण को। उस कचरे को खत्म तो नहीं किया जा सकता, परंतु उसका उचित रूप से प्रबंध करके पर्यावरण को होने वाले नुकसान को हम बचा सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ तरीके देखेंगे जिसकी सहायता से कचरे का उपयोग कुछ उपयोगी चीजों में किया जा सकता है। पहला है जैव मात्रा संयंत्र। ये क्या करते हैं? इस संयंत्र द्वारा जैव मात्रा व खाद में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि कंपोस्ट खाद के बारे में हमने बात की थी, तो इस तरह की खाद में या दूसरी जैव मात्रा में इसको परिवर्तित कर दिया जाता है। दूसरा है सीवेज उपचार तंत्र। ये क्या करता है? नाली के गंदे पानी को नदी में फेंकने से पहले उपचारित किया जाता है। उसमें से हानिकारक पदार्थ बाहर निकाल लिए जाते हैं और इस प्रकार संशोधित किए हुए पानी को नदी में डाला जाता है। तो इस प्रकार से प्रदूषित जल को संशोधित करके पुनः उपयोगी बनाया जाता है। कूड़ा भराव क्षेत्र। ये कूड़ा भराव क्षेत्र क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, वो क्षेत्र क्षेत्र जिसमें भराव किया जा सके कूड़े का, यानी कि नीचे के हिस्से होंगे, गड्ढे नुमा होंगे, तो जिसके अंदर कूड़े को डाल दिया जाता है और फिर उसके बाद उसको दबा दिया जाता है, तो वो गड्ढे भी भर जाएंगे और कूड़ा भी यहाँ पे काफी हद तक कम हो जाएगा। कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में क्या करते हैं? जैव कचरा कंपोस्ट गड्ढे में भरकर ढक दिया जाता है, जैसा अभी हमने बात की थी, और कुछ समय बाद उसको बाहर निकाल लिया जाता है। लगभग 3 महीने का समय इसमें लगता है कि 3 महीने के समय में मिट्टी के द्वारा उस कचरे को खाद में बदल दिया जाता है और उस खाद को फिर हम अपने खेतों में उपयोग कर सकते हैं, जिससे एक अच्छी पैदावार हमें मिलती है। यूरिया की जरूरत हमें नहीं पड़ती। यूरिया के अंदर रसायन होते हैं, परंतु यहाँ पे कोई हानिकारक रसायन नहीं है, तो इस प्रकार से ये हमारे लिए लाभदायक भी है। आप भी अपने खेतों में इस तरह के मिट्टी के अंदर दबा के कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। आसपास के पेड़ों के पत्तों से, फलों के छिलकों से, अपशिष्ट खाने की चीजों से, उन सब से कंपोस्टिंग की जा सकती है। तो यहाँ पे हमने देखे थे कि कुछ जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में, परंतु अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, उसके लिए प्रबंधन, उसके लिए होता है पुनः चक्रण। उसको दोबारा से पुनः चक्रित कर लिया जाए। अजैव निम्नीकरणीय कचरा पुनः इस्तेमाल के लिए नए उपयोगी पदार्थों में बदला जाता है, जैसा कि प्लास्टिक को दोबारा से बोतल बनाने या प्लास्टिक के डिब्बे बनाने में उपयोग किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि कचरा लेने वाले प्लास्टिक को लेके जाते हैं, वो प्लास्टिक को फिर बाद में साफ करके उससे पुनः उपयोग में लाते हैं, जिससे कुर्सियां, मेज, बोतलें आदि चीजें दोबारा से बनाई जा सकती हैं। तो इस तरीके से प्लास्टिक का पुनः चक्रण वहां पे कर दिया जाता है। और सिर्फ प्लास्टिक का ही नहीं, धातु का, कांच का और दूसरे पदार्थों का भी पुनः चक्रण यहाँ पे किया जा सकता है। आगे है पुनः उपयोग। यह एक पारंपरिक तरीका है जिसमें एक वस्तु को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अखबार से लिफाफे बनाना, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सर के ऊपर एक अखबार है
जिससे टोपी बनी हुई है। अगर आप स्कूल में से आते-जाते वक़्त धूप लगती है गर्मियों के दिनों में, तो आप टोपी बना सकते हैं। उसके अलावा लिफ़ाफ़े बना सकते हैं और दूसरी जगहों पे अखबार का उपयोग किया जा सकता है। और यही नहीं, अखबार को पुनः चक्रित भी किया जा सकता है, जिससे दोबारा से कागज़ बनाए जा सकते हैं। और यही नहीं, हमें पता है कि कागज़ एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र के अंदर आप देख सकते हैं 3 तरीके बताए गए हैं। सबसे पहले जैव निम्नीकरणीय जो पदार्थ हैं, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, उनको रिड्यूस कम मात्रा में उपयोग किया जाए। कोशिश कीजिए जितना कम आप उपयोग कर सकते हैं, उतना कम आप उसको उपयोग कीजिए। अगर उपयोग करना ही पड़े तो उनको बार-बार उपयोग कीजिए, रीयूज़। तो इसको हम 3 आर का सिद्धांत भी कहते हैं। रिड्यूस, रीयूज़, बार-बार उपयोग कीजिए, पुनः उपयोग कीजिए एंड रीसाइकल। रीसाइकल का मतलब होता है पुनः चक्रण। उनको दोबारा से उपयोग में लाइए, यानी कि पुनः चक्रित कीजिए और उससे दोबारा से फिर नई चीज़ें बनाइए। तो रिड्यूस, रीयूज़ और रीसाइकल 3 आर के सिद्धांत से हम पर्यावरण को काफ़ी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप चित्र के अंदर देख रहे हैं, प्लास्टिक की बोतलों को गमले के रूप में उपयोग किया गया है। यहाँ पे गमले के अंदर पौधे उगाए गए हैं। तो इस तरह से उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आदमी अपनी पैंट के जो कपड़ा है, उसको दोबारा से उपयोग कर रहा है, जैसे कि थैले बनाने या इसी तरह की दूसरी चीज़ों के निर्माण में कपड़े का उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से कचरा प्रबंधन पर्यावरणीय समस्याओं से हमें मुक्ति दिला सकता है। तो इसके बारे में आप विचार कर सकते हैं। विचार के लिए आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर भी ऐसा ही एक उदाहरण दिया गया है। और ये उदाहरण है रेलगाड़ियों में प्रयोज्य या निवर्तनीय कप का। यदि आप अपने माता-पिता या बड़े बुजुर्गों से इसके बारे में बात करेंगे तो संभवतया उनको इसके बारे में पता हो। विचार योग्य क्या बात है? रेलगाड़ियों के अंदर जब यात्री सफर करते हैं तो लंबे सफर के दौरान चाय या दूसरे पदार्थ, भोज्य पदार्थों को उपयोग के लिए सामान्यतः हम चाय की ही बात करते हैं, तो चाय पीने के लिए सामान्यतया काँच के गिलास उपयोग में लाए जाते थे। परंतु धीरे-धीरे वहाँ पे सफाई या दूसरी चीज़ों के कारण उन काँच के गिलासों को लोगों ने उपयोग करना बंद कर दिया। रेलगाड़ी चलती है, तो उस दौरान उनको इकट्ठा करना, साफ करना और दोबारा से उन्हें उपयोग करना थोड़ा-सा मुश्किल होने लगा। तो उसका एक समाधान हमारे सामने आया डिस्पोजेबल ग्लास के रूप में। और निर्माण सस्ता और आसान होने के कारण बहुत ज़्यादा संख्या में थोड़े समय में ही इनको उत्पन्न किया जा सकता था। तो ये फैले, लोगों ने चाय पीना शुरू किया और जब चाय पीने के बाद इनको फेंकना शुरू किया, तो ये समस्या इतना विकराल रूप ले चुकी थी कि उस कचरे के प्रबंधन में बहुत ज़्यादा समय और पर्यावरण का नुकसान होने लगा। और इस कप के कचरे का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। अब इसके एक विकल्प के रूप में सामने आए कुल्हड़। कुल्हड़ मिट्टी के बने कप या गिलास होते हैं। अब क्योंकि वो मिट्टी से बनते हैं और मिट्टी से बनने में कुछ समय लगता है। हालांकि रेलगाड़ियों के अंदर यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और उनको चाय के रूप में कप की आवश्यकता लाखों में होती है और इतने मिट्टी के कप बनाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे तैसे बना भी लिया जाए, परंतु यहाँ पे एक पर्यावरणीय बड़ी समस्या आती है। इसको बनाने के लिए उर्वरक मिट्टी का उपयोग होता है, जिसके अंदर खेती बहुत अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पे ये खेती के अंदर भी नुकसान करता है। उसके अलावा जब इसको फेंका जाएगा, तोड़ा जाएगा, तो भी इस कचरे का प्रबंधन, क्योंकि हर जगह मिट्टी ही मिट्टी होगी, तो वो भी मुश्किल हो जाता है। तो इसे भी उसके विकल्प के रूप में नहीं अपनाया जा सकता। तो फिर और क्या विकल्प हो सकता है? आप भी अपनी नोटबुक के अंदर लिखें या यहाँ पे भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं। तो ये एक छोटी-सी विचार करने योग्य बात आपकी पाठ्यपुस्तक में लिखी हुई है। इसको आप अपने अध्यापक के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, अपने साथियों के साथ विचार-विमर्श इस बात के ऊपर ज़रूर कीजिए। तो पर्यावरण को हमें साफ, स्वच्छ रखना है, तो हमें कचरे का उचित प्रबंधन करना पड़ेगा और ऐसे ही नई चीज़ों के बारे में विचार करना पड़ेगा। तो आज इस अध्याय में हमने सीखा पर्यावरण में परिवर्तन हमें किस प्रकार प्रभावित करते हैं, हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पर्यावरणीय विकिरणों से हमारी या पृथ्वी की रक्षा करती है। ओजोन के ह्रास का मुख्य कारण जो माना गया वो था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कचरे को अपघटन के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय। और कचरे का या प्रदूषण का मुख्य कारण अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ ही बनते हैं। उचित पदार्थों से बनी वस्तुओं के उपयोग और कचरे के उचित प्रबंधन से प्रदूषण को कम किया जा सकता है।
और अब बारी है अभ्यास की और यह है आपके लिए प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3। तो इस अध्याय के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है और हमारे पर्यावरण को हम किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में भी आप ज़रूर विचार करें अपने अध्यापकों के साथ, अपने माता-पिता के साथ, अपने मित्रों के साथ और हमारे पर्यावरण को और बेहतर बनाने के सुझाव अगर आपके पास हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर भी ज़रूर लिखें। थैंक यू।